एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिस्ट्री कॉर्नर में। आज इस जो सेकंड पेपर है बीए से पार्ट 1 के हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जो सेकंड पेपर है, इस सेकंड पेपर में आज मैं अगले 50 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अभी तक हम लोगों ने 2 एपिसोड में प्रश्न संख्या 1 से लेके 100 तक के प्रश्नों का उत्तर दिया है। आज के इस एपिसोड में हम प्रश्न संख्या 101 से लेकर 150 तक के प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो बिना कोई विलंब की आइए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारे स्क्रीन पे ये प्रश्न दिख रहा है। जो सबसे पहला प्रश्न है आपके समक्ष की क्रॉमवेल की सरकार बहुत सख्त थी, उसने कई पुरानी आदतों और उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया। निम्नांकित में किसे प्रतिबंधित नहीं किया गया? पहला ऑप्शन है क्रिसमस, दूसरा है थिएटर, तीसरा है तंबाकू सेवन, चौथा है जुआ खेलना। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने स्वविवेक से भी दिया जा सकता है, चूँकि ये जो इंग्लैंड है एक क्रिश्चियन लोगों की प्रमुखता है, उसमें वहाँ बहुमत आबादी क्रिश्चियंस की है और उनका जो एक धार्मिक त्यौहार है वो क्रिसमस है। तो थिएटर, तंबाकू सेवन, जुआ खेलना इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली धार्मिक उत्सवों पर प्रतिबंध लगाने से सरकारें बचती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रिसमस। अगला प्रश्न है कि ओलिवर क्रॉमवेल के मृत्यु उपरांत 1658 में उसके पुत्र ने गणराज्य की सरकार का भार संभाला। उसके पुत्र का नाम क्या था? उसके पुत्र का नाम पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है थॉमस क्रॉमवेल, दूसरा है हेनरी क्रॉमवेल, तीसरा रिचर्ड क्रॉमवेल और चौथा जुआ खेलना। तो ये चौथा ऑप्शन बहुत ही हास्यास्पद है। जुआ खेलना तो खैर किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी रिचर्ड क्रॉमवेल। अगला प्रश्न है 1660 में जब राजशाही की पुनर्स्थापना हुई, चार्ल्स द्वितीय सम्राट बना, उसका उपनाम था द मेरी मोनार्क, द मैग्निफिसेंट, द मैड, द सुप्रीमो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए द मेरी मोनार्क। अगला है 1660 से 1700 का काल क्या कहलाता है? पहला द प्यूरिटन एज, दूसरा द रेस्टोरेशन एज, तीसरा द एलिजाबेथ एज और चौथा द क्लासिक एज। तो द प्यूरिटन एज कहा जाता है 1640 से 1660 का टाइम पीरियड, 1649 से 1660 के टाइम पीरियड को। उसमें जब ओलिवर क्रॉमवेल ने कई तरह के प्रयोग किए थे और प्यूरिटन्स बहुत ही आक्रामक तरीके से प्रयोग कर रहे थे और उनको लग रहा था कि शायद राजशाही का उन्हें कोई विकल्प मिल जाएगा। जो दूसरा है रेस्टोरेशन एज, रेस्टोरेशन का मतलब है पुनर्स्थापना, तो फिर से उस राजशाही को बहाल करने का जो एज था ये रेस्टोरेशन एज था। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी रेस्टोरेशन एज। प्रिय छात्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने के पहले मैं आपसे एक अपील करना चाह रहा हूं कि यह जो एपिसोड इस तरह के बनाए जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड पेपर से, ये पूरी तरह से मैं अपने प्रयासों से कर रहा हूं और आप ही के लिए कर रहा हूं। तो मेरा निवेदन है, मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है, अपील है आपसे कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। चूँकि अब जब आपका सब्सक्राइब मिलता है, जब आपका लाइक मिलता है, तभी मुझे समझ में आता है कि यह जो मेरा प्रयास है आपके लिए कितना उपयोगी है और आपका हर एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल के लिए लाभकारी है और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव करने में सहयोगी होगा। तो इसीलिए मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारे समक्ष हुआ है, द रेस्टोरेशन पीरियड को डैश काल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, ड्राइडेन, मिल्टन, शेक्सपियर, मार्लो। तो इसको मिल्टन इसका सही आंसर है। इसका जो टाइम पीरियड है मिल्टन का 1608 से 1674 और यही रेस्टोरेशन का टाइम पीरियड भी है। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन बी मिल्टन। अगला है 1660 की पुनर्स्थापना के बाद कौन इंग्लैंड का राजा बना? चार्ल्स प्रथम, जेम्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, जेम्स द्वितीय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चार्ल्स द्वितीय, चूँकि चार्ल्स प्रथम का कार्यकाल मैंने आपको बताया था 1625 से 1649 है। इसी के बाद वहाँ पे लॉर्ड प्रोटेक्टोरेट बहाल हुआ था, जो ओलिवर क्रॉमवेल का नामक आदमी था और 1649 में उसको फांसी देने के बाद 11 वर्षों तक तमाम प्रयोगों का दौर चलते रहा है और उसके बाद चार्ल्स द्वितीय, जो चार्ल्स प्रथम का ही पुत्र था, उसे
फिर से वहाँ पे बुलाया गया और वो 1660 से लेकर 1685 ईस्वी तक, अगले 25 वर्षों तक का शासनकाल उसके पास था। यहाँ पे पुनर्स्थापना इसलिए शब्द प्रयोग किया गया है कि राजशाही की पुनर्स्थापना, पहले 1649 तक राजशाही व्यवस्था थी, फिर इस बीच के कार्यकाल में 1649 से 1660 तक राजशाही नहीं थी और 1660 में फिर से राजशाही व्यवस्था बहाल कर दिया गया। इसी के लिए इसके लिए पुनर्स्थापना शब्द का प्रयोग किया गया है। अब जो अगला प्रश्न है 107वां, वह है कि चार्ल्स द्वितीय किसका पुत्र था? चार्ल्स प्रथम, जेम्स प्रथम, विलियम, उपरोक्त में किसी का नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, चार्ल्स प्रथम। अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में मैंने इसका उत्तर दिया। अब अगला प्रश्न है कि चार्ल्स द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया? इटली, जर्मनी, फ्रांस, सर्बिया। तो चार्ल्स द्वितीय जो है ये प्रश्न में लगता है कुछ त्रुटि है, क्योंकि निर्वासित चार्ल्स द्वितीय को नहीं बल्कि जेम्स द्वितीय को किया गया था, जो चार्ल्स द्वितीय का ही भाई था। तो ये जो प्रश्न है इसमें कुछ टाइपिंग एरर है। यह प्रश्न ऐसा होना चाहिए था कि जेम्स द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस इसलिए निर्वासित ये हुआ बिकॉज कि ये खुद एक कैथोलिक था और फ्रांस भी कैथोलिक देश था, तो इसको लगा कि वहीं पर यह सुरक्षित रह सकता है। अगला प्रश्न है 109 कि पुनर्स्थापना काल का सबसे प्रभावशाली तथा चर्चित साहित्यकार कौन था? मिल्टन, मार्लो, ड्राइडेन, शेक्सपियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है मिल्टन, चूँकि उसका टाइम पीरियड 1608 से 1674 ईस्वी है और इसी बीच 1660 में पुनर्स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है कि 1662 में किसने चार्ल्स द्वितीय से विवाह किया? सिएना की कैथराइन, मेडिसी की कैथराइन, ब्रेगेंजा की कैथराइन और स्पेन की कैथराइन। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रेगेंजा की कैथराइन। अगला प्रश्न है कि यह सर्वविदित है कि चार्ल्स द्वितीय को कई पत्नियां थीं, उन सब से मिलाकर उसके कितने बच्चे थे? 1, 2, 5, 6। वास्तव में चार्ल्स द्वितीय को 1, 2, 5, 6 नहीं बल्कि 19 बच्चे थे और इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं। वैध उत्तराधिकारी उसका तो एक ही था, लेकिन अगर कुल बच्चों की संख्या पूछी जाए तो उन्हें कुल 19 बच्चे थे। अगला प्रश्न है कि चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में लंदन में प्लेग फैला और भयानक अग्निकांड हुआ। भयंकर अग्निकांड का आरंभ कहाँ से हुआ था? बेकर स्ट्रीट, पुडिंग लेन, स्वीट स्ट्रीट, मॉल रोड। तो एक्चुअली इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुडिंग लेन। इसमें ग्रेट प्लेग कहा जाता है, उस दौरान ये फैला था और बहुत लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी और वहीं पे आगजनी भी हुई थी। तो एक साथ 2 भयंकर दुर्घटनाएं लंदन में हुई थी और जिस जगह पे ये हुआ, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, उसे पुडिंग लेन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यद्यपि चार्ल्स द्वितीय को कई अवैध संतानें थी, वह बिना किसी उत्तराधिकारी के 1685 में दिवंगत हो गया। उसके बाद राजगद्दी पर बैठने वाला जेम्स द्वितीय क्यों अलोकप्रिय रहा? पहला ऑप्शन है वह कैथोलिक था, दूसरा ऑप्शन है वह अविवाहित था, तीसरा ऑप्शन है वह निसंतान था और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, ये तो कहना इसमें बड़ा मुश्किल है 4 ऑप्शन में, लेकिन जेम्स द्वितीय कैथोलिक था, यह ऑप्शन सही मुझे लग रहा है। अगर इन चारों में सही ऑप्शन आप चुनेंगे तो ये है ऑप्शन ए कि वह कैथोलिक था। लेकिन मूल समस्या ये थी कि कैथोलिक होने की वजह से वो कैथोलिकों के प्रति ज़्यादा झुका हुआ था और यह ब्रिटिश पार्लियामेंट को पसंद नहीं थी। इसी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट और जेम्स सेकेंड के बीच विवाद बढ़ता गया और अंततः उसे गद्दी छोड़कर फ्रांस भागना पड़ा। अगला प्रश्न है कि 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति के दौरान जेम्स द्वितीय कहाँ भाग कर गया? रोम, फ्रांस, स्पेन, इटली। तभी पीछे इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस। निर्वासन के दौरान जेम्स द्वितीय ने राजगद्दी पाने के कई विफल प्रयास किए। इस दौरान उसके समर्थक बने रहे लोग क्या कहलाते थे? प्रिटेंडर्स, लॉयलिस्ट, जैकोबियंस, एनार्किस्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो जैकोबाइट। जो जेम्स सेकेंड के जो समर्थक थे उसको जैकोबाइट कहा गया और उसी के लिए जैकोबियंस शब्द का प्रयोग किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जैकोबियंस।
अगला प्रश्न है कि मेरी द्वितीय और विलियम तृतीय द्वारा किस ट्यूडर राजमहल का पुनर्निर्माण कराया गया। इन दोनों ने जब 1688 में फिर से ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद ये दोनों शासक वहाँ पे बनाए गए थे, तो इन दोनों ने एक साथ राजगद्दी संभाली थी। तो पूछा जा रहा है कि इन दोनों ने किस ट्यूडर राजमहल का पुनर्निर्माण कराया। पहला ऑप्शन है हैम्पटन कोर्ट पैलेस, दूसरा है रिचमॉन्ड पैलेस, तीसरा है नॉनसच पैलेस और चौथा है लंदन टावर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हैम्पटन कोर्ट पैलेस। अब अगला प्रश्न है 117वां कि विलियम और मेरी ने संयुक्त रूप से 1694 में मेरी के मरने तक शासन किया। मेरी के मरने का क्या कारण था? छोरे से गिरकर, ऑप्शन बी, घोड़े होना चाहिए था, ये छोरा लिख दिया है। दूसरा ऑप्शन बी है चेचक से, तीसरा ऑप्शन है बच्चे के जन्म के दौरान और चौथा ऑप्शन है विषाक्त भोजन से। तो इसका जो सही ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन बी चेचक से। अगला प्रश्न है कि 1702 में विलियम द्वितीय के मृत्यु उपरांत जेम्स द्वितीय की पुत्री एन महारानी बनी। उसका पति कौन था? ये पूछा जा रहा है कि रानी एन ने किसके साथ विवाह किया था। तो इसके जो 4 ऑप्शन हैं, पहला है प्रिंस एल्बर्ट, दूसरा है प्रिंस जॉर्ज, तीसरा प्रिंस विलियम और चौथा प्रिंस रॉबर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रिंस जॉर्ज। अगला प्रश्न है कि महारानी एन के काल में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला स्पेनिश युद्ध था और दूसरा इंग्लैंड और वेल्स का मिलन। दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मिलन, तीसरा है इंग्लैंड और आयरलैंड का मिलन और चौथा है इंग्लैंड और ऑर्गन का मिलन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मिलन। एक्चुअली इस दौरान के 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। इसके द्वारा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की जो पार्लियामेंट है उसको एक कर दिया गया था और कॉमन सभा में स्कॉटलैंड के लिए 45 तथा लॉर्ड सभा में 16 सीट आरक्षित कर दिया गया था कि स्कॉटलैंड जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है वहाँ से लोग निर्वाचित होकर इन दोनों सदनों में आएंगे। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मिलन। अगला है 31 जुलाई 1714 को बिना किसी उत्तराधिकारी के जब रानी एन की मृत्यु हुई, स्टुअर्ट राजवंश का समापन हो गया। उसके बाद किस राजवंश का आगमन हुआ? मैंने पहले एपिसोड में ही आपको बताया था कि मुझे मतलब हम लोगों को पार्ट 1 में इंग्लैंड का इतिहास जो पढ़ना है उसमें 3 राजवंशों के बारे में पढ़ना है। पहला है ट्यूडर राजवंश, दूसरा है स्टुअर्ट राजवंश और तीसरा है हैनोवर राजवंश। तो जो 4 ऑप्शन है, पहला है प्लांटगेनेट, दूसरा है हैनोवर, तीसरा विंडसर और चौथा नॉर्मन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हैनोवर। अगला प्रश्न है कि 1688 की रक्तविहीन क्रांति के समय किसे इंग्लैंड छोड़ना पड़ा? एलिजाबेथ, जेम्स द्वितीय, जॉर्ज द्वितीय, विलियम और मेरी। तो एलिजाबेथ का कार्यकाल 1558 से 1603 ईस्वी है, तो इसलिए ये इसमें नहीं आती हैं। जो दूसरे है जेम्स द्वितीय, उसी का कार्यकाल है 1685 से 1688 ईस्वी और इसी के समय में रक्तविहीन क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता हुई थी और उसे इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस भाग जाना पड़ा था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जेम्स द्वितीय। अगला प्रश्न है कि दी ग्लोरियस रिवॉल्यूशन शब्द किसने गढ़ा? इग्नाइस व्हाइट, ऑरेंज का विलियम, जॉर्ज हैम्पडेन और थॉमस हार्डी। तो इन चारों ऑप्शन में जो सही है वो है ऑप्शन सी जॉन हैम्पडेन। इसी ने ये हिस्टोरियन है, ये टोरी पार्टी का था और इसी ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का। इसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इसलिए कहा गया है कि इस सत्ता परिवर्तन में एक बूंद भी खून का कतरा नहीं बहा, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से है। इस वजह से इसके लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है और जॉन हैम्पडन नामक पहला व्यक्ति था जिसने इस शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि ऑरेंज के विलियम और जेम्स द्वितीय के बीच क्या रिश्ता था? पहला ऑप्शन कोई रिश्ता नहीं था, ऑप्शन बी दामाद, ऑप्शन सी चचेरा भाई और ऑप्शन डी पौत्र। तो ऑरेंज के विलियम और जेम्स द्वितीय, तो जो जेम्स द्वितीय की पुत्री थी मेरी, उसी के साथ ऑरेंज के विलियम की शादी हुई थी। तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर है वो होना चाहिए ऑप्शन बी दामाद।
अब अगला प्रश्न है 124वां कि विलियम और मेरी द्वारा हस्ताक्षरित उस महत्वपूर्ण संसद के अधिनियम का क्या नाम है जो अंग्रेजी कानून का महत्वपूर्ण भाग बन गया था। पहला आज़ादी का कानून, दूसरा स्वतंत्रता का अध्यादेश, तीसरा अधिकार का अध्यादेश, चौथा ऑरेंज का अध्यादेश। तो एक्चुअली ये अधिकार नहीं होना चाहिए, उत्तराधिकार का अध्यादेश होना चाहिए। ऑप्शन सी। 1701 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित हुआ था जिसमें उत्तराधिकार का एक कानून बना था और उसमें ये निर्धारित हुआ था कि भविष्य में इंग्लैंड का जो भी राजा बनेगा या महारानी बनेगी उसे प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है कि जेम्स द्वितीय ने इंग्लैंड से कब भागने की चेष्टा की। जनवरी 1, 1689, दिसंबर 11, 1688, दिसंबर 9, 1688 और ऑप्शन डी फरवरी 1689। तो इसमें जो मुझे लगता है सही आंसर उसमें दिसंबर 1688 है। अब इस दोनों में डेट को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आप स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको चेक करेंगे। अगला प्रश्न है कि 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति के दौरान संसद ने किस प्रोटेस्टेंट नेता को इंग्लैंड की राजसत्ता संभालने के लिए कहा था। ऑप्शन ए चार्ल्स द्वितीय, ऑप्शन बी जेम्स द्वितीय, ऑप्शन सी विलियम और ऑप्शन सी लुई 14वां। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति के दौरान किस प्रोटेस्टेंट नेता को इंग्लैंड की राजसत्ता संभालने के लिए कहा था। तो चार्ल्स द्वितीय तो पहले था जो 1660 से 1685 तक था। जेम्स द्वितीय 1685 से 88 तक था, उसी के भागने को गौरवपूर्ण क्रांति कहा गया। और लुई 14वां फ्रांस का रहने वाला था। तो एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी विलियम, या विलियम ऑफ ऑरेंज भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि 1814 में रेल इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन उसका नाम था। जॉर्ज स्टीफेंसन ने किस स्वचालित यंत्र का निर्माण किया था। वह था द बूचर, द पफिंग डेविल, द पंपिंग घोस्ट और द मायरी फोर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए द बूचर। 128वां प्रश्न है कि आरंभ में इंग्लैंड के नहरों का डैश के लिए निर्माण हुआ था। शहर में कोयला पहुंचाने के लिए, खाद्यान्न परिवहन के लिए, लोगों को लाने ले जाने के लिए, कपास की ढुलाई के लिए। तो आरंभ में जो इंग्लैंड में नहरों का निर्माण हुआ था वो मूल रूप से खाद्यान्न के परिवहन के लिए हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले प्रश्न पर जाने की ओर एक बार फिर से मैं उस अपील को दोहराना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के बीच इसको शेयर करें, लाइक करें, अपना कमेंट करें। ये आपको कैसा लग रहा है फीडबैक के रूप में आप ज़रूर दें, इससे मुझे जानकारी होगी कि मेरा प्रयास आपके लिए कितना सार्थक है। चलिए फिर से चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 129 कि 1850 के दशक तक अधिकांश इंग्लैंड डैश से जुड़ा था। नदी, रेलवे, नहर, सड़क। तो उसके पहले का जो दौर था, शुरुआती दौर में वो नहर से जुड़ा गया था, लेकिन बाद जो 1850 के दशक तक कहता है तो उस समय तक रेलवे का विकास बहुत तेज़ गति से हो चुका था। और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी रेलवे। 130वां प्रश्न है कि 1780 और 1850 के दशक के बीच इंग्लैंड में उद्योग और अर्थव्यवस्था के परिवर्तन को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रथम औद्योगिक क्रांति, बी प्रथम कृषि क्रांति, सी प्रथम प्रौद्योगिकी क्रांति और डी प्रथम संचार क्रांति। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रथम औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी और वहाँ पर खासकर जो कपड़ा उद्योग है उस उद्योग की ज़बरदस्त उन्नति हुई थी। और इसमें वहाँ का कोयले की खान होना, लोहे का खदान होना, ये उसके लिए बहुत प्लस पॉइंट रहा था। और भी कई सारे कारण हैं, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रथम औद्योगिक क्रांति। 131वां प्रश्न है कि औद्योगिकरण के काल में निम्नांकित आविष्कार का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। रेल पथ, ऑप्शन बी वाष्प चालित जहाज, ऑप्शन सी वाष्प चालित इंजन और ऑप्शन डी घुमावदार शटल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाष्प चालित इंजन। चूँकि वाष्प चालित इंजन से बहुत तरह के इंजनों को चलाया जा सका, जिसे बड़े आसानी से कम मेहनत में ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किया गया और इससे औद्योगिकरण को बहुत लाभ पहुंचा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी वाष्प चालित इंजन।
अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में डैश को छोड़कर सभी ने वायरलेस संचार के विकास में योगदान दिया था। ऑप्शन ए जेम्स मैक्सवेल, बी विलियम लैम्ब, सी हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज और ऑप्शन डी गुग्लिमियो मार्कोनी। तो इसमें ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों वैज्ञानिक है, जबकि ऑप्शन डी जो है वो एक राजनीतिक स्टेट्समैन का नाम है जो ब्रिटेन के कभी प्राइम मिनिस्टर भी हुए थे। तो इसका जो सही आंसर है किसको छोड़कर, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी विलियम लैम्ब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देश में आधुनिक औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। संयुक्त राज्य, दूसरा ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, तीसरा है जर्मनी, चौथा है इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का वर्ष कौन था। 1588, 1658, 1678, 1688। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी 1688। 135वां प्रश्न है कि इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था। क्लेमेंट एटली, रॉबर्ट वालपोल, एडम्स स्मिथ, जॉर्ज वाशिंगटन। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल इंग्लैंड ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला व्यक्ति था जिसे प्रधानमंत्री पद संभाला था। और शुरुआत में सच पूछे जब आप इंग्लैंड का इतिहास पढ़ेंगे तो रॉबर्ट वालपोल खुद को प्रधानमंत्री कहता था, लेकिन उसे थोड़ी शर्म की अनुभूति होती थी अपने को प्रधानमंत्री कहने में। और ये जॉर्ज जो हैनोवर वंश के शासक है उसी के समय की ये घटना है। अगला प्रश्न है कि डैश के शासनकाल में कैबिनेट प्रणाली का विकास हुआ। पहला ऑप्शन है चार्ल्स द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है विलियम तृतीय, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज प्रथम और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है विलियम तृतीय, बी जो है वो सही आंसर है। विलियम तृतीय के समय में ही पहली बार जो मंत्रिमंडल का कैबिनेट का विकास कर लिया गया था। क्या एक्चुअली वहाँ पर पहले से इस तरह की प्रणाली थी जहाँ पे एक राजा के सलाहकार के रूप में संसद का नेता चुना जाता था, लेकिन वहाँ दलीय प्रणाली नहीं थी। अलग अलग दलों के व्हिग और टोरी दोनों के मेंबर उस कैबिनेट में हिस्सा बना लिए जाते थे। लेकिन विलियम तृतीय के समय में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही दल के सभी लोग कैबिनेट के सदस्य बनाए गए और वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी विलियम तृतीय। अगला प्रश्न है संसद द्वारा सर्वप्रथम किसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। सर रॉबर्ट वालपोल, सर आंथोनी एडविन, मिस्टर R.A. बटलर और अर्ल ऑफ डांडी। तो उसमें जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए थे रॉबर्ट वालपोल, उनके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। तो ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रिवी काउंसिल से संबंधित है, डैश से संबंधित है। इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान। तो इस पेपर के प्रश्नों के उत्तर देने में एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अगर इस तरह के ऑप्शन रहे जहां एक ही ऑप्शन इंग्लैंड हो और बाकी ऐसे देश हों जो एशिया और अफ्रीका के देशों का हो, तो आप एक विवेक के आधार पे भी इंग्लैंड इसका सही ऑप्शन मान सकते हैं। और बहुत मामलों में, ज़्यादातर मामलों में, ध्यान रखेंगे सभी मामलों में नहीं, ज़्यादातर मामलों में ये आपका सही उत्तर होगा, बिकॉज कि यह जो पेपर आपको पढ़ना है उसका नाम ही है इंग्लैंड का इतिहास। तो ज़्यादातर प्रश्न इंग्लैंड से ही पूछे जाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए इंग्लैंड। अगला प्रश्न है प्रीवी काउंसलरों की उपाधि थी। नाइटहुड, सर, राइट ऑनरेबल, लॉर्ड। तो नाइटहुड एक्चुअली उपाधि थी जो वहाँ पर एक तरीके से समझिए बेचा जाता था। चार्ल्स फर्स्ट ने अपने कार्यकाल में बहुत लोगों को ज़बरदस्ती नाइटहुड की उपाधि दिया था, और जिनको नाइटहुड की उपाधि मिलती है उसे ही सर कहा जाता है। जैसे सर आइजैक न्यूटन कहने का मतलब है कि आइजैक न्यूटन को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। और जो चौथा ऑप्शन है लॉर्ड, लॉर्ड एक्चुअली जजेज के लिए, ज्यूरी मेंबर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक ऑप्शन बचता है राइट ऑनरेबल। तो जो प्रीवी काउंसलर थे, प्रीवी काउंसलरों का जो उपाधि थी वो राइट ऑनरेबल थी। ये सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बेंजामिन डिज़रायली का जन्म कब हुआ। बेंजामिन डिज़रायली इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हुए थे और उनके जन्म की तिथि पूछी जा रही है इसमें। पहला ऑप्शन है 7 जनवरी 1800, दूसरा ऑप्शन है 14 अगस्त 1798, तीसरा ऑप्शन है 3 जून 1802 और चौथा ऑप्शन है 21 दिसंबर 1804। तो ये सही आंसर है ऑप्शन डी 21 दिसंबर 1804।
फिर से एक बार मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पर अपना कमेंट करें, बिकॉज़ कि इसी से, आपके कमेंट से, आपके सब्सक्राइब करने से, आपके शेयर करने से पता चलता है, मुझे एक फीडबैक मिलता है कि मेरा प्रयास कितना सार्थक है। बिकॉज़ कि ये मैं जो आपके पास जो ये आंसर तैयार करके भेज रहा हूँ, इस चीज़ को विश्लेषण करके भेज रहा हूँ, तो इसमें मूल रूप से मैं आप ही के लिए ये मेहनत कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जब आपकी ओर से फीडबैक आता है तो मुझे खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि इसमें और कितने तरह के सुधार करने की ज़रूरत है या हमारा प्रयास कितना सार्थक है। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना कमेंट दें, उसमें अपने फीडबैक बताएं, ताकि मुझे और इसको और बेहतर करने में मदद मिले। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बेंजामिन डिज़रायली का जन्म कहाँ हुआ था? वाइकाम्ब, लंदन, मेडस्टोन, लिवरपूल। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, लंदन। लंदन में एक जगह है ब्लूम्सबरी, वहीं पे इनका जन्म हुआ था और ये रूढ़िवादी दल या कंजर्वेटिव पार्टी जो वहाँ की थी इंग्लैंड की, उसी पार्टी के ये नेता थे। अगला प्रश्न है कि बेंजामिन डिज़रायली के किस उपन्यास के प्रकाशक जॉन मूरी को चिढ़ाया था? तो ये जो इनकी ये जो 4 ऑप्शन है, हेनरीटा टेम्पल, कॉनिंग्सबाई, विवियन ग्रे, लोथायर। तो ये चारों जो है ये बेंजामिन डिज़रायली की ही रचना है। इसका जो ऑप्शन बी है कॉनिंग्सबाई, ये सही उत्तर है। ये 1844 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है बेंजामिन डिज़रायली ने द यंग ड्यूक कब लिखी थी? अब इनके उपन्यासों की तिथि पूछी जा रही। पहला ऑप्शन है 1831, दूसरा 1828, तीसरा 1936 और चौथा 1934। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1831। अगला प्रश्न है बेंजामिन डिज़रायली ने किस दल की सदस्यता ली? लिबरल, कंजर्वेटिव, रिपब्लिकन, लेबर। तभी मैंने आपको बताया कंजर्वेटिव। सही आंसर 144 का ऑप्शन बी, कंजर्वेटिव पार्टी के वो नेता थे। अगला प्रश्न है किसके प्रधानमंत्रित्व काल में बेंजामिन डिज़रायली चांसलर ऑफ एक्सचेकर था? रॉबर्ट पील, जॉन रसेल, एडवर्ड स्टैनली और जॉर्ज बेंटिक। तो इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 145 है उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एडवर्ड स्टैनली। उसी के समय में डिज़रायली चांसलर ऑफ एक्सचेकर या अपने यहाँ के शब्दों में कहें तो वित्त मंत्री था। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में बेंजामिन डिज़रायली का दूसरा प्रधानमंत्रित्व काल क्या था? पहला ऑप्शन 1874 से 80, दूसरा 1841 से 46, तीसरा 1846 से 1852, तीसरा 1862 से 1868। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 1874 से 80। तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि आखिर पहली बार वो प्रधानमंत्री कब बना था। तो पहली बार वो प्रधानमंत्री 1868 ईस्वी में बना था और फरवरी महीने में बना था और दिसंबर महीने में उसे रिजाइन देना पड़ा था अपने पद से। तो लगभग 10 माह तक पहली बार पहले कार्यकाल में वो प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया को 1876 में कौन सी उपाधि दी गई? डिफेंडर ऑफ डेथ, हेड ऑफ, इसमें लगता है कुछ छूट गया है, टाइपिंग एरर है। थर्ड ऑप्शन है भारत की साम्राज्ञी और चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड के चर्च की सुप्रीम गवर्नर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत की साम्राज्ञी। लॉर्ड लिटन उस समय यहाँ के वायसराय थे भारत के और उन्होंने एक बहुत बड़ा दरबार, दिल्ली दरबार का आयोजन किया था और उसी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया था। अगला प्रश्न है कैसर हिंद की उपाधि भी दी गई थी। अगला प्रश्न है कि बेंजामिन डिज़रायली की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 26 मार्च 1889, ऑप्शन बी 19 अप्रैल 1918 और ऑप्शन सी 11 जुलाई 1893, ऑप्शन बी डी 12 नवंबर 1901। तो इसका जो सही उत्तर है इस 4 ऑप्शन से मुझे टैली नहीं कर रहा है। जो 1881 ईस्वी में ही 19 अप्रैल को इनकी डेथ हो गई थी। तो तिथि तो मैच कर रहा है लेकिन वर्ष में अंतर है। तो आप ध्यान रखेंगे कि बेंजामिन डिज़रायली की मृत्यु 19 अप्रैल 1881 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है कि बेंजामिन डिज़रायली की मौत कहाँ हुई? ऑप्शन ए बर्लिन, बी कैरो, सी वियना और डी लंदन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी लंदन। अब अगला और आज की इस तीसरे एपिसोड का आखिरी प्रश्न है कि 1850 तक ब्रिटेन की अधिकांश जनता डैश
ए देहातों में रहती थी, बी खाद्यान्नों का उत्पादन करती थी, सी कोयले के खदानों में काम करती थी और ऑप्शन डी शहरों में रहती थी। तो इन चारों ऑप्शन को यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही प्रतीत होता है कि शहरों में रहती थी। खाद्यान्न के उत्पादन जो कृषि क्रांति पहले 1850 का जो दौर है उसमें औद्योगिक क्रांति बहुत तीव्र गति से 1750 के बाद ही औद्योगिक क्रांति तीव्र गति से चल रही है और लगभग 100 वर्षों का टाइम पीरियड औद्योगिक क्रांति का बीत चुका है। और औद्योगिक क्रांति के बाद शहरीकरण बहुत तेज़ी गति से फैला है और अधिकांश लोग देहातों से शहर की ओर मूव किए हैं। तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी शहरों में रहती थी। तो प्रिय छात्रों, आज का ये एपिसोड कंप्लीट हुआ। इस एपिसोड में हमने 101 नंबर से लेकर 150 नंबर तक के प्रश्नों का उत्तर दिया है और मैं आशा करता हूँ कि यह अन्य एपिसोड की तरह आज का एपिसोड भी आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। तो मैं फिर से एक बार इस अपील को दोहराता हूँ कि आप इस चैनल को अधिकतम संख्या में सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें और इस चैनल के लिए आपका जो योगदान होगा वो महती होगा, उसको कभी भूला नहीं जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने धैर्यपूर्वक, इतने साहस के साथ अंत तक बने रहे, अंत तक आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।